चलो आज हम लोग देखते हैं रसायन विज्ञान के पहले चैप्टर के बारे में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था या सॉलिड स्टेट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सॉलिड स्टेट होता क्या है। तो पिछली कक्षाओं में आप लोग पढ़ चुके हैं कि द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं। द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं। अवस्थाएं, पहला अवस्था जो होता है उसे कहते हैं ठोस, और दूसरी अवस्था जो होती है उसे कहते हैं द्रव, तीसरे को गैस बोलते हैं। वैसे तो द्रव्य की 5 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन यहाँ हम लोग बात करेंगे द्रव्य की 3 अवस्था, और तीनों अवस्था में हम लोग बात करेंगे ठोस अवस्था के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ठोस किसे कहते हैं। तो ठोस का परिभाषा आप लोग जानते हैं कि ठोस हम लोग किसे कहेंगे, जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो, उसे ठोस कहते हैं। और ठोस जो होते हैं, इनमें पाए जाने वाले जो अणु होते हैं वो अणु एक दूसरे के काफ़ी पास पास और सघन होते हैं। इनके बीच अंतरा आणविक दूरियां बहुत ही कम होती है और इनके बीच प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। और द्रव के बारे में देखेंगे तो द्रव का जो आकार होता है वह अनिश्चित होता है, परंतु आयतन उसका निश्चित होता है। और गैस के लिए देखेंगे तो आकार एवं आयतन दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित। अब यहाँ पर देखिए चैप्टर का नाम जैसे है ठोस अवस्था, तो ठोस अवस्था हम लोग कहते किसे हैं। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण परमाणु, अणु, आयन, परमाणु, अणु, आयन, प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल, प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल के द्वारा बंधे होते हैं। उसे ठोस अवस्था कहते हैं। देखिए ठोस अवस्था का डिफिनीशन यही है, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण, परमाणु, अणु अथवा आयन प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बलों के द्वारा या बंधों के द्वारा बंधे हो, उसे हम लोग ठोस अवस्था कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं ठोस के गुण। तो ठोस के गुण में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे
जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि ठोस का आकार एवं आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। ठोस का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी होती है ठोस दृढ़ होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी की बात की जाए संपीड्य होते हैं। चौथी प्रॉपर्टी इसकी हम लोग बात करें तो जो ठोस होते हैं उसके क्रिस्टल बन सकते हैं। बन सकते हैं। सॉरी, यहाँ असंपीड्य होते हैं ये, और इनके बीच प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। आकर्षण बल पाया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ठोस के क्लासिफिकेशन की। ठोसों का वर्गीकरण। तो ठोस को मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। पहला अक्रिस्टलीय ठोस, दूसरा जो होता है उसे कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इसको चार पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस। दूसरा जो होता है आणविक ठोस। तीसरा आयनिक ठोस। और चौथा जो होता है उसे कहते हैं धात्विक ठोस। आणविक ठोस को तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला अध्रुवी आणविक ठोस। दूसरा जो है ध्रुवी आणविक ठोस।
और तीसरा जो होता है उसे बोलते हैं हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। तो ये टोटल ठोस के क्लासिफिकेशन है। ठोस को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। पहला अक्रिस्टलीय ठोस, दूसरा क्रिस्टलीय ठोस। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसको पुनः चार भाग में डिवाइड करते हैं। सहसंयोजक ठोस, आणविक ठोस, आयनिक ठोस तथा धात्विक ठोस। इसके बाद जो आणविक ठोस होता है उसके 3 भाग होते हैं। अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। चलिए अब हम एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है या अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहेंगे। देखिए, ऐसे ठोस जिनका कोई निश्चित ज्यामितीय रूप नहीं होता है तथा जिनके आंतरिक कणों का कोई निश्चित व्याख्या नहीं होती है, उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। अक्रिस्टलीय ठोस के बीच देखा जाए तो इनके में पाए जाने वाले जो कण होते हैं उन कणों की कोई नियमित व्यवस्था नहीं होती है और इनके बीच लघु परासयी व्यवस्था पाई जाती है। और अक्रिस्टलीय ठोस के गलनांक निम्न होते हैं और इसके अलावा अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं ये अतिशीतित होते हैं। और अगला केस बात किया जाए क्रिस्टलीय ठोस का, तो अक्रिस्टलीय ठोस को जब आप क्या करेंगे, किसी धारदार चाकू से काटेंगे तो कभी भी सीधा नहीं कटता है, जो कि इसकी मेन प्रॉपर्टीज होती है अक्रिस्टलीय ठोस की। जब भी इसे आप काटेंगे तो कभी भी ये सीधा नहीं कटेगा। और अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिता प्रदर्शित करते हैं। इसमें एग्जाम्पल देखा जाए अक्रिस्टलीय ठोस का तो प्लास्टिक, रबर, कांच, रेजिन, सेलोफेन, टेफ्लॉन, ये सब जो है आपके अक्रिस्टलीय ठोस के वर्गीकरण होते हैं या एग्जाम्पल हैं। आइए देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस। तो पहला जो क्रिस्टलीय ठोस होता है इनमें दीर्घ परासयी व्यवस्था पाई जाती है और ये चाकू से काटने पर आसानी से कटते हैं और सीधा कटते हैं। और इसके क्रिस्टलीय ठोस में अगर देखेंगे तो ये विषम दैशिता को दर्शाते हैं। इसके अतिरिक्त इनमें पाए जाने वाले अवयवी कण जो होते हैं वो दीर्घ परासयी होते हैं। और इसमें क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस में पाए जाने वाले जो अवयवी कण होते हैं उनकी निश्चित व्यवस्था होती है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। तो पहला, जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है, सहसंयोजक ठोस। तो सहसंयोजक ठोस में पहली बात तो अगर ये सहसंयोजक ठोस जो होते हैं ये परमाणुओं या अणुओं के बीच पाए जाते हैं। किसके बीच पाए जाएंगे? अणु के बीच। तो ये कह सकते हैं कि सहसंयोजक ठोस जो होता है परमाणु और अणु के बीच पाया जाता है और इसमें सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। 2 पॉइंट हो गए। तीसरे में आप बताएंगे कि सहसंयोजक ठोस जो होते हैं वो कठोर होते हैं और विद्युत रोधी होते हैं। एक सहसंयोजक ठोस को छोड़ करके वह सहसंयोजक ठोस है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में विद्युत धारा का प्रवाह किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जितने भी सहसंयोजक ठोस होते हैं उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं किया जा सकता।
और ये इनका जो गलनांक होता है बहुत ही ज़्यादा उच्च होता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग तो हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम नाइट्रेट एटसेट्रा, ये सब आपके सहसंयोजक ठोस के उदाहरण हैं। ठीक, दूसरा हम लोग बात करते हैं आणविक ठोस। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आणविक ठोस अणुओं के बीच पाए जाने वाले ठोस को या अणुओं के बीच पाया जाने वाला जो ठोस होता है उसे आणविक ठोस कहेंगे। और इसमें जो है कि आणविक जो अवयवी कण होते हैं वो अणु होते हैं, और इनमें पाए जाने वाला जो बंध होता है वो लंदन फोर्स हो सकता है, या तो आपका दुर्बल वांडर वाल्स फोर्स हो सकता है, या तीसरा जो है आपका इसमें द्विध्रुव फोर्स हो सकता है, या हाइड्रोजन फोर्स हो सकता है। तो पहले हम लोग बात करते हैं इसमें अध्रुवी और आणविक ठोस क्या होते हैं। तो अध्रुवी आणविक ठोस ऐसा ठोस जिसमें पोल जो है डाइपोल समान हो, पहला शर्त होता है। अर्थात हमारे कहने का मतलब जैसे Cl2 में अगर देखेंगे तो दोनों पोल आपके Cl माइनस मिलेंगे। तो पहला कंडीशन तो ये है कि जिसमें दो पोल हों वो दोनों पोल क्या हो, या तो माइनस हो या तो प्लस हो। NO2 की बात करते हैं तो Na प्लस और Na प्लस। और दूसरी प्रॉपर्टीज क्या होती है अध्रुवी होने की कि वो अक्रिय होने चाहिए। जैसे आर्गन पर देखेंगे तो कोई चार्ज नहीं होता है, तो आर्गन भी आपका अध्रुवी ठोस होते हैं। इसके बाद वे कंपाउंड जिसके वैलेंसी पूर्ण हो, जैसे CH4 की अगर बात की जाए तो कार्बन के सबसे बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहाँ अगर ये अष्टक पूरा कर लेते हैं इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का लेन देन कर, तो देखिए यहाँ पर कोई आवेश नहीं आता है किसी पर, ना हाइड्रोजन पर ना ही कार्बन पर। तो ऐसे कंपाउंड को भी हम लोग रखेंगे अध्रुवी में। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे अध्रुवी में क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो पहला केस अध्रुवी आणविक ठोस जो होता है इसमें अध्रुवी अणु पाए जाते हैं। दूसरा होता है दुर्बल वांडर वाल्स बल पाया जाता है। और तीसरी प्रॉपर्टी होती है नर्म ठोस होते हैं। चौथी प्रॉपर्टी इसकी होती है ये विद्युत रोधी होते हैं, अर्थात इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं किया जा सकता है। और इनके गलनांक जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो कुछ एग्जाम्पल को मैंने इस पर लिख दिया है, जैसे क्लोरीन हो गया, सोडियम हो गए, आर्गन हो गए, मेथेन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 हो गए, हीलियम हो गया, CO2 हो गया, ये सब आपके आ जाते हैं अध्रुवी के अकॉर्डिंग। अब हम लोग बात करते हैं ध्रुवीय ठोस। तो जो ध्रुवीय ठोस होता है ये ध्रुवीय अणुओं के बीच पाया जाता है। ध्रुवीय अणु का मतलब क्या होगा, जिसमें पोल क्या हो, डिफरेंट। जैसे हम लोग बात करते हैं डिफरेंट पोल को लेकर चलते हैं HCl। अब HCl की बात की जाए तो इस पर प्लस चार्जेज होते हैं, इस पर माइनस चार्जेज होते हैं। तो ध्रुवीय ठोस का पहला प्रॉपर्टी ये होता है कि ध्रुवीय अणुओं के बीच में पाए जाते हैं और इनके बीच द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है। और तीसरी प्रॉपर्टी ये भी होती है कि ये भी नर्म ठोस होते हैं और ये विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते, परंतु HCl गलित अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह करता है, क्योंकि HCl गलित अवस्था में प्रोटॉन को डोनेट करता है। जब ये प्रोटॉन को डोनेट करता है तो उस समय यह विद्युत धारा का प्रवाह करता है। इसके गलनांक बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं HCl, SO2, ये एग्जाम्पल है आपके ध्रुवी के। अब जो तीसरा है आपका हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, तो नाम से ही स्पष्ट है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस हम लोग कहेंगे किसे। तो हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस हम लोग उसे कहेंगे जिसमें हाइड्रोजन
फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व के साथ जुड़ा हो। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग H2O। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के साथ आपका ऑक्सीजन जुड़ गया। अगर ऐसा कंपाउंड है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोजन आबंधित ठोस। मैंने इसमें आपको क्या कहा, हाइड्रोजन 3 प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन, यदि इसके साथ जुड़ा हुआ पाया गया तो वहाँ पर होगा आपका हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं HF। यहाँ पर भी देखिए हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन जुड़ा हुआ है तो ये भी आपका क्या होगा, हाइड्रोजन आबंधित ठोस होगा। तीसरा अगर देखते हैं हम लोग NH3, तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है तो ये भी आपका हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस होगा। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ शर्तें इसकी। पहली बात तो ये आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आबंधित ठोस जो होता है वो ध्रुवीय अणु के बीच पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें भी 2 डाइपोल होंगे, एक प्लस और एक माइनस। और उसके बाद दूसरा कंडीशन, इसमें बांड क्या पाया जाएगा, तो इसके बीच हाइड्रोजन बांड पाए जाएंगे। और ये भी मुलायम होते हैं या द्रव अवस्था में होते हैं, परंतु विद्युत रोधी होते हैं। इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं किया जा सकता। इनके गलनांक भी बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। अब आते हैं लास्ट क्लासिफिकेशन हम लोग धात्विक ठोस। तो नाम से ही स्पष्ट है धात्विक ठोस होगा क्या। तो धात्विक ठोस हम लोग कह सकते हैं जो मेटल्स के बीच पाए जाने वाला ठोस हो। मेटल्स, धात्विक ठोस, धात्विक ठोस के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो धात्विक ठोस हम लोग उसे कहेंगे जो धातुओं में पाया जाए। तो धातु की प्रॉपर्टी या डिफिनीशन सभी लोग जानते हैं कि धातु हम लोग कहते किसे हैं, जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखे उसे हम लोग क्या कहेंगे, धातु कहते हैं। ठीक है। तो और इसमें देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लो Na+, Mg+, Al++, ये सब देखिए आपके मेटल है। तो इनके बीच जो आपका बंद ठोस पाया जाएगा या जो प्रॉपर्टीज होगी वो धात्विक ठोस के अंतर्गत आएगा। इनमें धात्विक या मेटालिक बांड पाए जाते हैं। ये कठोर होते हैं परंतु आघात वर्धनीय होते हैं। आघात वर्धनीय का मतलब जितने भी मेटल होते हैं यदि उस पर हम लोग चोट मारें तो फैलता है। और ये तन्यता का गुण भी इनमें पाया जाता है। तन्यता की गुण की बात अगर की जाए, जैसे हम लोग जानते हैं या पिछली कक्षा 10 में आप लोग पढ़कर आए हैं, सोने की तन्यता सबसे अधिक होती है। 1 ग्राम यदि सोना है तो उससे आप 2 किलोमीटर लंबा तार तैयार कर सकते हैं। ठीक है। तो इतनी अधिक इसकी तन्यता होती है। और क्या होता है, यह ठोस अवस्था और गलित अवस्था दोनों अवस्थाओं में विद्युत का चालन करते हैं। अगर कोई धातु है जैसे कापर है, एल्युमिनियम है, सोना है या चांदी है, इनमें विद्युत धारा का प्रवाह आप ठोस अवस्था में भी कर सकते हैं और गलित अवस्था में भी कर सकते हैं। और इनके जो गलनांक होते हैं बहुत ही ज़्यादा उच्च होते हैं। एक इसमें जो छूट गया है देख लीजिए, आयनिक ठोस, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है आयनिक ठोस। तो पहला पॉइंट आप इसमें यह कह सकते हैं कि अवयवी कण क्या होंगे, इसमें आयन होंगे और इसके बीच जो प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है वो कूलाम्बिक होता है। कूलाम्बिक या कूलाम्बिक के अतिरिक्त एक और पाया जाता है जिसे बोलते हैं स्थिर विद्युत आकर्षण बल। स्थिर विद्युत आकर्षण बल। 2 प्रॉपर्टी हो गई आपके आयनिक ठोस की। पहली प्रॉपर्टी मैंने क्या बताया कि आयन के बीच पाए जाते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है कि इनमें जो आकर्षण बल होता है वो कूलाम्बिक या स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है। तीसरी प्रॉपर्टी होती है ये कठोर होते हैं, कठोर होते हैं परंतु भंगुर होते हैं। भंगुर होने का मतलब कि चोट मारने पर ये क्या कर जाते हैं, टूट जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। और ये गलित अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं परंतु ठोस अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते। जैसे एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं NaCl का।
यदि NaCl, नमक में आप ऐसे ही नमक के ढेर में विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो वहाँ विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, परंतु जब इसे वाटर में डिजॉल्व कर देंगे NaCl को, जब NaCl को जल में घोल देंगे तो जल में घोलने के बाद ये आयनाइज्ड हो जाता है। आयनाइज्ड होने के बाद विद्युत धारा का प्रवाह करने लगता है। तो इसकी ये भी प्रॉपर्टी है कि जो आपके आयनिक ठोस होते हैं गलित अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, परंतु ठोस के अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते हैं, और इनके भी गलनांक जो होते हैं उच्च होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है हम लोगों का त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक। इसके बारे में जान लेते हैं, त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक क्या होता है। ठोस के क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग देखते हैं जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है क्रिस्टल जालक। तो हम लोग बात करते हैं क्रिस्टल जालक होता क्या है। तो परिभाषा आप क्या देंगे, क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों, अवयवी कण परमाणु अणु या आयन की, परमाणु अणु या आयन की एक नियमित और निश्चित ज्यामिति की व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था को ही हम लोग क्या कहेंगे, क्रिस्टल जालक। क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों के ज्यामिति की जो व्यवस्था होती है उस व्यवस्था को ही हम लोग क्या कहेंगे, क्रिस्टल जालक। अब देखिए क्रिस्टल जालक जो होते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्रिस्टल जालक जो होता है उसे कहते हैं एक बीमी। एक बीमी क्रिस्टल जालक की बात करेंगे हम लोग जब क्रिस्टल जालक एक सरल रेखा में हो। जैसे मान लीजिए यह एक रेखा है और इस पर यदि क्रिस्टल जालक है तो इसे हम लोग कहेंगे एक बीमी क्रिस्टल जालक। और दूसरा जो होता है द्विबीमी क्रिस्टल जालक या 2 डायमेंशनल जिसे कहते हैं। तो द्विबीमी क्रिस्टल जालक की अगर हम लोग बात करेंगे तो जो अवयवी कण होते हैं वो पंक्ति में होते हैं इस तरीके से। ऐसे यदि इस तरीके से अवयवी कण है तो उसे हम लोग द्विबीमी कहते हैं। और थर्ड जो है आपका त्रिबीमी या 3 डायमेंशनल त्रिबीमी की अगर बात की जाए तो त्रिबीमी जो क्रिस्टल जालक होते हैं ये आपके घन में पाए जाते हैं। इस तरीके का अगर जालक हो तो ये यदि इसमें जालक बिंदु पाए जाते हैं तो इसको हम लोग कहेंगे त्रिबीमी क्रिस्टल जालक। तो मैंने क्या कहा, क्रिस्टल जालक किसे कहेंगे, क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों परमाणु या अणु की जो एक नियमित या निश्चित ज्यामिति की जो व्यवस्था होती है उसी को हम लोग कहते हैं क्रिस्टल जालक। और क्रिस्टल जालक आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक बीमी में क्या होता है कि जो आपके अवयवी कण होते हैं वो सरल रेखा में पंक्तिबद्ध होते हैं। और दूसरा जो है आपका द्विबीमी में अवयवी कण जो होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके एक पंक्ति में रो में होते हैं, क्षैतिज पंक्ति में, ठीक। और त्रिबीम में अवयवी कण जो होते हैं आपके 3 डायमेंशनल में होते हैं इस तरीके से, ऐसे। तो इसको हम लोग 3 डायमेंशनल अवयवी कण कहते हैं। अब यहाँ अगर बात करते हैं हम लोग जालक बिंदु, तो जालक बिंदु की अगर बात की जाए तो जालक में बिंदुओं की जो संख्या होती है उसी को हम लोग जालक बिंदु कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक घनाभ है, इस घनाभ की अगर बात की जाए तो 1 2 3 4 5 6 7
8 जालक बिंदु आपको देखने को मिलेंगे, इसे हम लोग क्या कहेंगे, जालक बिंदु। ठीक, तो क्रिस्टल जालक में जो अवयवी कण होते हैं उसी को हम लोग बिंदु का नाम देते हैं। बंद कर।